हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ फिज़िक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 9th क्लास का है, इक्वेशन ऑफ मोशन। और मैं ये बात जानता हूँ कि जो बच्चे मोशन इन 1D यानी कि आपका जो पहला चैप्टर है NCERT के अंदर फिज़िक्स का, तो जब आप इसको पढ़ रहे होते हैं तो ये जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आती है। बच्चे इसके डेरिवेशंस को लर्न कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई न्यूमेरिकल सामने आता है तो किस न्यूमेरिकल में कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगना है, हमें ये परेशानी होती है और हम उसमें अप्लाई नहीं कर पाते। और मैं जानता हूँ मेजोरिटी बच्चों के साथ में ऐसा ही होता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि किस न्यूमेरिकल के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आंसर निकालना है। इसके पीछे, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हम लोग एक बात को समझें कि फिजिक्स समझ में बच्चों तभी आती है जब हम डायरेक्टली फॉर्मूला ना सोच के हम पहले उस न्यूमेरिकल के चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके और समझे कि वहाँ पे एप्लीकेशन क्या लगानी है और बेसिकली इवेंट हो क्या रहा है, और उस इवेंट के आधार पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाएं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन को। पूरा अच्छे से डिराइव करूंगा, डेरिवेशन को समझाऊंगा भी सही, क्योंकि बिना समझे हम लोग उस अप्रोच को जनरेट नहीं कर सकते कि हमें किस न्यूमेरिकल में कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले डेरिवेशंस पढ़ेंगे और फिर आफ्टर डेरिवेशन कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं बच्चों आप लोगों को इसके अंदर वो तरीका बताऊंगा कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे किसी भी न्यूमेरिकल में अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। मेरे पास में काफ़ी लंबा अनुभव है बच्चों आप जैसे बच्चों को पढ़ाने का, जो बच्चे 9th क्लास के हैं, 10th क्लास के हैं, 11th और 12th, मैं सब बच्चों को फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। और मैं ये बात जानता हूँ कि फिज़िक्स अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर टीचर उसको अच्छे से पढ़ाता है और बच्चा उसको पूरे इंटरेस्ट के साथ में पढ़ता है, समझता है, तो ऑटोमेटिकली ये सब्जेक्ट समझ में आने लग जाता है, टफ नहीं होता। बस इसमें यही है कि आपको अप्रोच अच्छी रखनी है, अपना इंटेंट क्लियर रखना है, और साथ में सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आसान सब्जेक्ट तो नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो बच्चों आज हम बेसिकली जो पढ़ रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। आपका मोशन चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो सबसे पहला काम हमें तीनों इक्वेशंस को लर्न करना है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, सबसे पहले इक्वेशंस को लर्न कर लें हम लोग, ताकि उसका डेरिवेशन भी समझ में आ जाए और उसके बाद में फिर उसके न्यूमेरिकल्स भी समझ में आए। तो सबसे पहले लर्न कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लोगों के सामने मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहली इक्वेशन है बच्चों v = u + at। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के अंदर v = u + at में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चों इसके अंदर जो v है ना, वो होती है फाइनल वेलोसिटी। v क्या होती है बच्चों? फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद में आता है नेक्स्ट u। u क्या होता है बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद में जो a लिखा हुआ है ये हमारा एक्सेलरेशन है, और t होता है बच्चों टाइम। अब v = u + at मैंने आपके सामने लिखा, v बता दिया क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ये क्या होती है। देखो, आपके सामने जो भी न्यूमेरिकल आएगा उस न्यूमेरिकल के अंदर आपको एक फिजिकल इवेंट समझाया हुआ है, क्योंकि फिजिक्स का मतलब है कोई ना कोई इवेंट अगर हो रहा है एक। ठीक है, इस इवेंट के शुरुआत में हम लोग जब एनालिसिस शुरू कर रहे हैं उस टाइम पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, स्टार्टिंग में, बिल्कुल बिगिनिंग में, ठीक है, जब हमने टाइम को सोचना जस्ट स्टार्ट किया है कि यहां से हमारा ऑब्जर्वेशन का टाइम शुरू हो रहा है, उसी टाइम पे जो वेलोसिटी होती है बच्चों उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। इसके बाद में हमने उस पूरे इवेंट को टी टाइम तक होते हुए देखा, क्योंकि हम ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, अब उस पूरे टी टाइम के दौरान अगर उस ऑब्जेक्ट पर कोई ना कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन लगने का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, उस एक्सेलरेशन की वजह से हम लोग जानते हैं कि उसकी वेलोसिटी में तो चेंज आएगा ही सही। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो थोड़े टाइम बाद में फाइनल हो जाएगी। थोड़े टाइम से मतलब है अगर एक्सेलरेशन टी टाइम तक लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, जब हमारा ऑब्जर्वेशन फाइनल हुआ, कंप्लीट हुआ, उस टाइम पर जो वेलोसिटी है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये पूरी आपकी फर्स्ट इक्वेशन होती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो हमारी जो बच्चों सेकंड इक्वेशन है वो है s = ut + ½ at²। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, और होपफुली ये जब आप चैप्टर पूरा मुझसे पढ़ लेंगे
तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आप इसके न्यूमेरिकल्स भी लगाना शुरू कर देंगे। अभी आपके शायद हाफ ईयरली के एग्जाम्स होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे जो कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके ओलंपियाड्स भी दिसंबर नवंबर में आने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये बहुत ही लेक्चर हेल्पफुल होगा। और जो बच्चे 9th से ही 11th और 12th का बेस बनाना चाहते हैं, अगर उनका सपना है कि वो IIT में जाना चाहते हैं या फिर वो मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल क्लासेस होंगी बच्चों। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारी S = UT + ½ AT²। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हमें ये बात पता है कि u क्या है, क्योंकि मैं यहाँ बता चुका हूँ, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये टाइम t है, a एक्सेलरेशन है, टाइम t है। अब यहाँ पे बच्चों ये जो आप लोगों के सामने आपको नज़र आया है, क्या आया है आपके सामने नज़र में, तो ये हमारे पास में नज़र आया बच्चों s। ये क्या है, s होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट ने ऑब्वियस सी बात है मोशन किया है, ठीक है, अंडर द एक्सेलरेशन a किया है। एक्सेलरेशन नहीं भी होगा तब भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तो s क्या है बच्चों, यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बच्चों यहाँ पे s, उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा हो। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड इक्वेशन पे। तो थर्ड इक्वेशन क्या होगी बच्चों, थर्ड इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमारी थर्ड इक्वेशन है बच्चों S = V² = U² + 2s। ये हमारी है बच्चों थर्ड इक्वेशन। क्या है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है वो हम ऑलरेडी अंडरस्टूड है। v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, a हमारा एक्सेलरेशन है और s क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हमने बच्चों फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन क्या है जिसको हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे। ये इक्वेशंस कैसे आई, इनको डिराइव करने के क्या क्या मेथड्स हैं, और न्यूमेरिकल्स में, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो जोर देकर बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स में कौन सी इक्वेशन कब लगानी है और किससे हमारा आंसर निकलेगा, वो सब तरीके मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर दूंगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके डेरिवेशन की। अब डेरिवेशन की अगर मैं बच्चों बात करता हूं तो डेरिवेशन में सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोग करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन की अगर मैं बात करूं नॉर्मल मेथड से, तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि नॉर्मल मेथड से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करता हूं तो इसकी जो बेसिकली बात है वो आती है एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। हम सब ने एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जो बनी है किसी टी टाइम में, तो उन दोनों से हम लोग उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, जिसको हम लोग टी बोलते हैं, ठीक है। ये टाइम बेसिकली यहाँ पे टाइम इंटरवल है, ये भी आप समझ सकते हैं। अगर इनिशियल टाइम को 0 ले लिया तो t आएगा। अगर आपने कुछ वैल्यू ले रखी है, t1 वैल्यू ले रखी है और t2 टाइम तक आपने ऑब्जर्वेशन किया है, तो t2 - t1 आपका टाइम इंटरवल है, जो कि हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। हमने यहाँ पर इनिशियल टाइम को 0 ले लिया, जहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आप लोगों को दिखा दिया है। एक्सेलरेशन में समझा चुका हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है इनिशियल है, अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई हुआ तो हम ये बात जानते हैं कि फोर्स का इंपैक्ट होता है और उस इंपैक्ट से उसके मोशन में चेंज आता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। तो u वेलोसिटी से जा रहा है, हमने t टाइम तक कंटिन्यूसली उस पर फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी चेंज होकर फाइनल वेलोसिटी में बदल गई। ग्रेजुअली हुई है, एक साथ नहीं हुई है। धक्के वाले फोर्स को भी हम लोग यहाँ पर नहीं समझ रहे हैं अभी आप समझिए कि कंटिन्यू आप फोर्स लगाया है, कांस्टेंट फोर्स ही लगाया है, ऐसा ही समझ लो आप यहाँ पे, क्योंकि जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड होती हैं। तो हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो लिखा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टी। हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज निकालना है। जैसे आप मान लीजिए पहले 5 फीट के थे, अब आप 6 फीट के हो गए, तो आप में कितना चेंज आया, 6 - 5, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल किया है आपने। कितने टाइम में आया तो रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, तो 6 - 5 मान लो 1 ईयर में हुआ, तो डिवाइड बाय आप उसके अंदर आपका टाइम डालोगे, तो उसी तरीके से हमने निकाला। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ आ गया 80 = v - u। तो यहाँ से हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो v क्या आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा u + 80। तो ये बच्चों इस तरीके से आपकी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई। v = u + 80 आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे डिराइव हो गई है, ठीक है ना। अब अच्छे से आप लोग इसको समझ लें। सिचुएशन मैंने फिर समझानी है आपको। यहाँ समझिए, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि u इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, इस पर टाइम हमने नोट किया 0 जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। हमने इस पर एक एक्सेलरेशन लगाया
उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, और टी टाइम के बाद में जब हमने ऑब्जर्व किया तो इसकी वेलोसिटी यू से क्या बन गई, वी बन गई अंडर द एक्सेलरेशन ए। और ए कैसा है बच्चों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये बार बार पूछी जाती है, ए कैसा है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट्स वेलोसिटी फ्रॉम यू इट बिकम्स वी। ठीक है, तो ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करेंगे बच्चों। ठीक, तो सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें सेकेंड इक्वेशन याद होनी चाहिए, वो दिख रही है हमें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आइए इसको डिराइव करते हैं। तो बच्चों सेकेंड इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो कुछ इस तरीके से शुरू होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, जिसको हमें डिराइव करना है। तो इसको बच्चों डिराइव करने के लिए हमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, सिचुएशन वही है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि u इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, उस पर एक्सेलरेशन a है, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी v हो गई है t टाइम तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो u से v बनने में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट हमने लिख दिया, वो s है। तो आपसे मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम t, ऐसा ही लिख सकता हूँ मैं। एवरेज क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है। अब u से v बनी है t टाइम के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जब उसमें किसी एक वेलोसिटी को मेंशन करेंगे तो वो एवरेज ही होगी। एवरेज से ही ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है। और ये भी बात हम जानते हैं कि जब एवरेज वेलोसिटी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि u से v जब उसकी वेलोसिटी बनी है तो वो क्या होगी बच्चों, वो होगी v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है। v क्या है फाइनल, u क्या है इनिशियल, इनटू टाइम t, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट s इक्वल हो गया। ठीक है, s क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा मैं, देखना ज़रा, यहाँ पे ये t अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये बन गया वी टी प्लस यू टी डिवाइडेड बाई 2। मैंने t को अंदर कर दिया है। अब आगे क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं v का वैल्यू रख रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है, दोबारा से लिखते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो जहाँ v है वहाँ मैं u प्लस ए टी पुट कर दूंगा, तो मैंने कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया u प्लस ए टी। मैंने इस v की जगह ये रख दिया है u प्लस ए टी। अब ये जो टाइम t है ये तो आएगा प्लस यू टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इस t से मैं अंदर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो गया यू टी प्लस ए टी स्क्वायर प्लस यू टी डिवाइडेड बाई 2। मैंने क्या किया, t से इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आगे देखते हैं बच्चों, ut यहाँ है, ut यहाँ है, तो क्या बन गया 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 से इस पर और इस पर दोनों पे डिवीजन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अगर a प्लस बी बाई 2 है तो इसको लिखा जा सकता है a बाई 2 प्लस b बाई 2, इसको लिखा जा सकता है। तो उसी तरीके से मैं 2 को दोनों तरफ डिवाइड करके लिखूंगा, तो ये हमारा आ गया s इज इक्वल्स टू 2ut डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 से 2 गया बच्चों, तो s क्या आ गया यहाँ पे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इस तरीके से हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है वो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया है, डिराइव हो गया है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपने देखा कि कितना आराम से इसका डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई। हमें यहाँ पे याद रखने की चीज़ ये वाली है, क्योंकि इसी से आपको थर्ड इक्वेशन भी डिराइव करनी है। जिस तरीके से आप सेकंड इक्वेशन डिराइव कर रहे हो, एग्जैक्टली वही मेथड है हम इसको थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए भी। तो आइए हम लोग थर्ड इक्वेशन को डिराइव कर लेते हैं। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोगों को सेम यही अप्रोच लगानी है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम t। लेकिन एवरेज वेलोसिटी के साथ साथ, क्योंकि ये फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इनटू टाइम t, राइट। आप ये लिखोगे यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे, s इज इक्वल्स टू, इसको तो आप ऐसे ही रखो v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 को, और टाइम को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से, जो आपकी ये थी ना फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे, इसमें से अगर मैं टाइम को कैलकुलेट करूँ तो वो क्या आएगा, ज़रा देख लेते हैं। टाइम को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या वो v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए होगा क्या, ज़रा देखो सोचो आप। ये u इधर आ गया तो v माइनस यू, a को नीचे लाएंगे तो v माइनस यू डिवाइड बाई ए, ये t आपके सामने होगा। तो हम लोग इस t को रिप्लेस कर देंगे इस वाली फॉर्मूले से, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। अब आप कहेंगे सर आपने a को क्यों, सॉरी आपने t को क्यों एलिमिनेट किया।
क्योंकि हमें थर्ड इक्वेशन याद है। क्या है वो थर्ड इक्वेशन? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। इसमें कहीं भी टाइम नहीं है। जब इसमें कहीं भी टाइम नहीं है तो हमें टाइम को क्या करना होगा? एलिमिनेट करना होगा। बढ़ते हैं आगे। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, v प्लस यू और v माइनस यू। हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। किसके इक्वल आ गया? ये s के इक्वल आ गया। यहाँ से हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, और ये आ गई है बच्चों आपकी थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो इस तरीके से बच्चों हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर लिया? डिराइव कर लिया। अब हम इसके साथ साथ इनको अप्लाई करने का मेथड भी देख लेते हैं। तो अब इनको अप्लाई कैसे करें ये देख लेते हैं बच्चों जल्दी से। देखिए तीनों इक्वेशंस हमने लर्न कर ली हैं, लिख देता हूं मैं। सबसे पहली हमारी होगी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी होगी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। ये तीनों हमारी इक्वेशंस हैं जिनको हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों? अच्छे से लर्न रखना है, जो कि लर्न आपने कर ली भी होगी। अब अप्लाई कैसे करें? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को हमें लाइन बाय लाइन रीड करना है। कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, जैसे बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन पे मैं बात करूं, आपसे कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड अंडर एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट्स सपोज ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड फाइनल वेलोसिटी इन 4 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जो कि गिवन है। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको बताना है कि हमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी। बहुत एलिमेंट्री है, धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन लगती है। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का क्या क्या चीज़ें गिवन है, पढ़ते चलना है और उसके साथ साथ सोचना है। जैसे इसमें लिखा एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड। ऑलरेडी वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। ऑब्जर्वेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ ऑब्जर्वर के द्वारा, तो उसने आइडेंटिफाई किया कि भाई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। तो u कितना दे रखा है ये बताओ। u यहाँ पे जो कि इनिशियल वेलोसिटी है वो गिवन कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। u इज गिवन एज 5 मीटर पर सेकेंड अंडर एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी इन 4 सेकेंड्स। टाइम दे रखा है 4 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी निकालनी। अब कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा जरा देखो। मैं लेट्स सपोज सोचता हूँ कि सर मैं तो थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा। मान लो आपके बहुत सारे बच्चों के माइंड में आया होगा कि सर थर्ड इक्वेशन से मैं इसको सॉल्व करूंगा। देख लेते हैं थर्ड इक्वेशन से क्या इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये है कि इसको किया जा सकता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? हाँ बिल्कुल ऐसा है। आप किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हमें क्या ऐसा मेथड यूज़ करना है जो कि लॉन्ग हो? क्या हमें ऐसा मेथड यूज़ करना है जिसमें अननेसेसरी की कैलकुलेशन हम लोग करें, जबकि हमारे पास में डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी? क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जिसके अंदर आप लोगों को हो सकता है किसी और इक्वेशन से मिसिंग डेटा पहले फाइनली निकालना पड़े और उसके बाद में फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं। तो हो सकता है कि किसी न्यूमेरिकल में एक से ज़्यादा इक्वेशन ऑफ मोशन से आपका आंसर आ रहा हो, लेकिन वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से बच्चों आता जाएगा। अभी आपको क्या है, शुरुआत में सोच लेना है कि मैं यहाँ पर कौन सी एग्जैक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूँ जिससे मेरा आंसर हो। लेट्स सपोज मैंने सोचा कि मैं थर्ड इक्वेशन से निकालता हूँ। थर्ड इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए? यू चाहिए जो कि गिवन है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में क्या क्या चाहिए? यू चाहिए। फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, ठीक है, चलो मान भी लेते हैं, क्योंकि एक ना एक तो मिसिंग टर्म होगी सही, तभी तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। यहाँ वेरिफिकेशन थोड़ा ना चल रहा है कि LHS इज इक्वल टू हम RHS कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। उसके बाद में एक्सेलरेशन गिवन है क्या? हाँ, एक्सेलरेशन गिवन है। उसके बाद में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहीं डिस्प्लेसमेंट गिवन है? नहीं। अब मैं अगर इसको अप्लाई करूंगा तो पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कोई और इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाना पड़ेगा, और वो आई सपोज सेकंड वाली ही है जिससे आप निकाल सकते हो। तो आपने क्या किया, एक छोटे से न्यूमेरिकल्स को जिसको शायद आप डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन लगा के कर सकते थे, लेकिन आपने थर्ड के अप्रोच से शुरू किया, उसके बाद में फिर सेकंड से मिसिंग वैल्यू को निकाला और उसके बाद में फिर आंसर निकाल दिया। तो आप जहां पर डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते थे उसकी जगह आपने स्टेप बढ़ा लिए हैं। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या करना है, क्या क्या चीज़ें गिवन है और वो क्या डायरेक्टली एक ही चीज़ मिसिंग है जो कि एक ही इक्वेशन से निकल सकती है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में देखो आप, u का वैल्यू गिवन है, ठीक है जी,
v का वैल्यू निकालना है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन गिवन है, हाँ जी। टाइम गिवन है, हाँ जी। फाइनल निकालना है, डायरेक्टली पुट करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो पुट कर लेते हैं, ये लो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 यानी कि 5 + 3 × 4 17 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास में फाइनल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, हमने क्या किया, सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन जो लगनी है वो लगा के आंसर निकाल दिया। मैंने आपको ये भी आइडेंटिफाई करके बता दिया कि आपको दूसरी इक्वेशन लगाते हो तो वहां से आप कौन सी इक्वेशन से उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। अब आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि कोई भी न्यूमेरिकल अगर आता है तो हम उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। अब ऐसे ही मान लो किसी न्यूमेरिकल के अंदर, अब यहाँ पे जब सेकंड इक्वेशन अप्लाई करनी होगी तो क्या क्या चीज़ें गिवन होगी, वो किसी इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा होगा, है ना, अंडर द एक्सेलरेशन ए कितने टाइम तक, टी टाइम तक, और आपसे पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट निकालो। या फिर ऐसा नहीं है कि हमेशा एलएचएस वाला पार्ट ही पूछा जाएगा, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट दे दे, इनिशियल वेलोसिटी दे दे, टाइम दे दे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल दे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सेकंड इक्वेशन ही अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपको टाइम नहीं गिवन हो, तो टाइम नहीं गिवन है तो सीधी सीधी फर्स्ट हमारे माइंड में आती है कि हम थर्ड इक्वेशन ही अप्लाई करते हैं और जो मिसिंग डेटा है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। मान लो टाइम नहीं दिया, उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी दी, फाइनल दी, एक्सेलरेशन दिया और आपसे बोला कि आप डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो हम क्या निकालेंगे उसमें, थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करके उसका आंसर निकालेंगे। मैंने अगेन फिर मैं कह रहा हूँ, जरूरी नहीं हमेशा एलएचएस वाला पार्ट ही मिसिंग करे, वो कोई भी इसमें से एक पार्ट मिसिंग कर सकता है। मान लीजिए 2 पार्ट मिसिंग करता होगा तो हम लोग फिर वहाँ पे 2 इक्वेशंस को अप्लाई कर देंगे और इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। अब आप जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड आपके पास जो भी न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के, उनको कीजिए। मैं अगले वीडियो के अंदर भी आप लोगों को ऐसे न्यूमेरिकल्स लाऊंगा जिससे इसकी और प्रैक्टिस होगी। साथ में मैं आपको ग्राफिकल मोशन भी पढ़ाऊंगा और ग्राफिकल अप्रोच से इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करते हैं वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा। होपफुली आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, काफ़ी एलिमेंट्री लेवल पे मैंने आपको पढ़ाया है। इस तरह के मैं और वीडियो बनाता रहूँगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे चाहिए। तो बच्चों प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को देखिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप जो मुझे मोटिवेशन देंगे वही मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए इस तरह के वीडियोज़ बनाने के लिए। मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊँगा और आपको पूरी फिजिक्स आपको आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।